गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी से फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें। अब तक हम लोग गतिविधि आधारित योजना निर्माण से संबंधित बात कर रहे थे कि गतिविधि आधारित योजनाएं कौन सी किस तरह से बनाई जा सकती, उसके प्रारूप, उसको हमने देखा था, उसके सोपान मतलब जो स्टेप्स सोपान थे उनको देखा हमने, प्रारूप को देखा। अब उसके आधार पर आगे हमने कौन कौन सी जो गतिविधि आधारित जो योजनाएं हैं उनमें जैसे कि हमने प्रोजेक्ट मेथड देखा, प्रयोग मेथड देखा, फिर हमने सामुदायिक संसाधन, क्योंकि ये एक बहुत बड़े माध्यम है शिक्षा के जिनसे बालक प्रत्यक्ष जुड़कर और शिक्षा अर्जित करता है, जो कि गतिविधि आधारित शिक्षण योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। या हम योजना बनाते समय हमें सामुदायिक जो संसाधन हैं उनके नज़दीक बालक को ले जाने की जो हमने उपाय जो विधियाँ थी उनके बारे में भी हमने चर्चा की। अब बात आती है कि जब हम गतिविधि आधारित किसी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, क्योंकि अनिवार्य शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है कि छोटे बच्चों के लिए जितना संभव हो सके गतिविधि आधारित योजना का निर्माण किया जाए, क्योंकि गतिविधि आधारित योजनाएं जो हैं बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने में सहयोग करती है। चाहे वो सामुदायिक संसाधनों के इस माध्यम से कुछ अधिगम करना है, चाहे अपने प्रयोग मेथड के माध्यम से। बालक को एक प्रत्यक्ष जब अनुभव प्राप्त होता है तो वह ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान होता है और उसके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमें शिक्षा का जो उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से हमें अलग अलग गतिविधियों को करने की बजाय, अलग अलग जो ज्ञान है बालक को वो प्रदान करने के बजाय हम एक गतिविधि आधारित जो विधि लेते हैं शिक्षण की, उसमें बालक में बहुत सारी योग्यताओं का विकास होता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जैसे साक्षात्कार, सर्वे कार्य है या हमने प्रोजेक्ट मेथड है, हमने उनको देखा तो उनमें ये चीज़ देखा था कि बालक में किन गुणों का विकास होगा जिससे कि अधिगम क्या क्षेत्र में उसमें कौन कौन किस तरह से जानकारी हासिल हुआ उसे हो पाए। अब यहाँ आवश्यक है कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने, क्योंकि सबसे पहली चीज जो होती है वह है शिक्षक को विषय का ज्ञान है। विषय का ज्ञान, क्योंकि ये अनिवार्य है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई भी क्रिएटिव कार्य करने की कोशिश करेंगे तो उसके पहले हमें उससे रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बच्चों से वो कार्य करा सकते हैं। अब शिक्षक जब कक्ष में सामान्य रूप से एक व्याख्या विधि से भी पढ़ाने जाता है तो अनिवार्य है कि वह उसे विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर उसे विषय का ज्ञान नहीं है तो वह अपनी बात को या बालक की जो जिज्ञासा है उसको कभी भी एक्सप्लेन या स्पष्ट नहीं कर पाएगा, उसे शांत नहीं कर पाएगा। इसीलिए अनिवार्य है कि सबसे पहली चीज शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारा शिक्षा का देने का उद्देश्य केवल बालक को बौद्धिक रूप से सक्षम कर देना मात्र नहीं है। हम बालक को अगर शिक्षित करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी जैसे हैं कि उसकी जो उसके प्रक्षेपण है, अवलोकन की जो है, या उसके लेखन, वर्गीकरण, ऐसी बहुत सारी निरीक्षण, निष्कर्ष या जो समायोजन जैसी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनका विकास हमें करना होता है और इसी के लिए बहुत सारे कौशलों का हमें विकास करना होता है। इसीलिए अब इन्हीं के विकास के लिए आवश्यक है कि अगर शिक्षक किसी भी गतिविधि का निर्धारण करता है तो उसमें सबसे पहली ज़रूरत है कि उसे खुद विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय का उसे पूरा ज्ञान नहीं है तो निश्चित है कि वह कोई किसी भी तरह की गतिविधि को नहीं आयोजित कर सकता या सही ढंग से या कहना चाहिए गुणात्मक जो परिणाम है उसके प्राप्त उसमें नहीं है। उसके बाद में आता है उक्त विषय के लिए कौन सी गतिविधि विधियों का ज्ञान।
विधियां यानी कि गतिविधि। अब विधियों का ज्ञान यानी कि गतिविधि का उसे ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अब गतिविधि कौन सी गतिविधि को ले रहा है, उसको कैसे किया जाता है, उसका उसके क्या उस कार्य उससे कार्य करने से किस तरह की क्षमताओं का उसमें विकास होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बालक में अमुक क्षमता का विकास करना चाह रहे हैं, तो इस क्षमता या इस कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त विधि होगी। इसीलिए गतिविधियों का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी गतिविधि किस प्रकार की विषय वस्तु के लिए उपयोगी और यह किस तरह से संपन्न या आयोजित संचालित की जा सकती है और वह बालक को किस तरह से उचित ज्ञान प्रदान कर सकती है, बालक के विकास में किस तरह से सहयोग दे सकती है। अगली चीज जो है इसमें उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य। अगला कि हम जो भी गतिविधि ले रहे हैं हमें इस उद्देश्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए कि बालक में किस कौशल का विकास हमें करना। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो गतिविधि भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए उद्देश्यों का स्पष्ट होना बहुत अनिवार्य है। फिर बाद में है सफल संचालन, निर्देशों की सूची पूर्व में तैयार कर ली जाए। ठीक है ना, कि निर्देशों की यानी कि गतिविधि के सफल संचालन के लिए, किसी भी गतिविधि के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है कि निर्देशों की जो सूची है, कि बालक को जो भी निर्देश हमें देने हैं उन निर्देशों की सूची को पहले से ही तैयार कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई दुविधा उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक निर्देश की पूर्व सूची तैयार होती है तो अध्यापक को भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और किस तरह से बालक को उस कार्य को करने के लिए निर्देश देने हैं। इसीलिए एक सूची पूर्व में ही तैयार हो जानी चाहिए। दूसरा है सामग्री की विस्तृत, सामग्री की विस्तृत व पूर्ण सूची वही पूर्व में तैयार हो। यानी कि सामग्री की भी सूची जो है, पूर्ण सूची, स्पष्ट सूची पूर्व में ही तैयार हो जानी चाहिए। एंड टाइम पे संसाधन नहीं होते हैं, इसीलिए उनका जुटा पाना संभव नहीं होता। इसीलिए उपयुक्त संसाधन, उचित संसाधन, सभी संसाधन उपलब्ध कराने के, सामग्री को जुटा लेने के लिए अनिवार्य है कि पहले से ही उसकी सूची बना ली जाए, जिससे कि बालकों को उचित निर्देश देने में आसानी रहती है। अगली बात है कक्षा का संगठन। कक्षा संगठन, कक्षा संगठन में सबसे पहली चीज जो आती वह आती है समूहों में बांटना। ठीक है, कक्षा को समूहों में बांटना, क्योंकि जो भी प्रयोग करना है तो निश्चित एक बालक या संपूर्ण कक्षा एक साथ नहीं करेगी। अगर कहानी विधि है या कोई दृष्टांत ऐसी विधि है तो अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो वो सामूहिक रूप से संभव है, अन्यथा अगर कोई प्रोजेक्ट कराया जा रहा है तो वो सामूहिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहली चीज कक्षा को समूह में बांटा जाए। दूसरी चीज बैठक व्यवस्था समूह के आधार पर। दूसरा है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जो है वो जो अमूमन कक्षाओं में होती है कि पंक्ति के अंदर बच्चे बैठते हैं, ऐसा नहीं हो। समूहों के आधार पर समूहों में बांटकर समूहों में बैठने के योग्य कक्षा की बैठक व्यवस्था हो। और इसमें एक बात का ध्यान रहे कि बालक को चलने फिरने में तकलीफ ना हो, क्योंकि उसे कई संसाधन लेके आना हो, कहीं कुछ कार्य करना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जाना होगा, यानी कि उसको चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई समस्या या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में है नियमित समूह। अच्छा, उसके बाद में है आवश्यकता के अनुसार बैठक में परिवर्तन होना चाहिए। बैठक व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि बैठक व्यवस्था में जो है वो जो आवश्यकता है, ज़रूरी है शिक्षक को, तो उसमें एक तो परिवर्तन होना चाहिए, जिसके परिवर्तन के पीछे कारण क्या है कि बालक अध्यापक का जो संपर्क है वो प्रत्यक्ष रूप से बना रहे, अधिकांश छात्रों के संपर्क में अध्यापक आ सके, इसीलिए बैठक व्यवस्था का भी उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। फिर बाद में अगली बात जो आती है वह है योजना निर्माण में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, है ना। छात्र सहभागिता, ठीक है। योजना निर्माण में छात्र सहभागिता होनी चाहिए, जिससे कि कैसे योजना कैसे बनाई जाएगी, कौन से संसाधन चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना है, ये एक सूची बालकों का सहयोग लिया जाना चाहिए। फिर बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। समय प्रबंधन किसी भी परियोजना विधि में सबसे आवश्यक है समय प्रबंधन का होना, क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट कितना समय लेगा इसका पहले से हमें पता होना चाहिए और उसका वर्गीकरण पहले हो जाना चाहिए। जैसा कि हम बच्चों को हमने पहले जैसे इसका रोशनी का हमने प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें उन्होंने कक्षा 2 के छात्रों को मोरनी के बच्चों को, मोरनी और उसके बच्चों के बढ़ने के क्रम के बारे में अध्ययन करना था। तो अब उसमें जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसमें इस बात को देखा गया कि उसमें 7 से 8 दिन का, मतलब 10 से 15 दिन 20 दिन का इसमें समय था। तो उसमें प्रतिदिन 5 से 7 मिनट का समय बच्चों को, उन मोर के बच्चों को देखने का दिया गया, जिससे कि उसके बारे में वे अध्ययन कर सके। वैसे ही जैसे कि बीच में हमने कोई पौधा लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि जिसमें बच्चे पौधा लगाएंगे, तो पौधा लगाने के लिए बीज को रोपना और बीज को रोप देना उस दिन की बात एक अलग है, और उसके बाद भी उसे 5 से 7 दिन 8 दिन का समय चाहिए, जिसमें कि 5 से 10 मिनट उसको अध्ययन करने के लिए बालक को चाहिए। यानी कि उसकी योजना के अंतर्गत 8 दिन का ये समय निर्धारित होता है कि 5 से 10 मिनट का समय बच्चों को कब दिया जाएगा, जब उस जो पौधा उन्होंने लगाने के लिए बीज जमीन में रोपा है वो अंकुरित जो हमको देखना है वो किस तरह से हो रहा है, उसका अध्ययन करने का बच्चे को अवसर है। अर्थात जैसे भ्रमण पर जाना है तो भ्रमण विधि में निश्चित है कि लंबा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। यहाँ पर जैसे 8 दिन का डेली का 5 से 7-10 मिनट का समय चाहिए था, उतना यहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ पर पूरा ही 2 दिन 3 दिन का समय जो भ्रमण के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के जो भी आप टाइम के लिए जा रहे हो वो लंबा समय चाहिए। तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट पहले से ही होना चाहिए कि कितना समय हमें उसमें लगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि पाठ्य योजना का या इसका निर्माण किया जाए, गतिविधि की योजना का निर्माण किया जाए पाठ्य योजना का, तो निश्चित है कि सफलता की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं। इसी आधार पर प्रश्न करना है कि गतिविधि आधारित गतिविधि आधारित योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलना ही नहीं है, निकल रहे हैं और बहुत अनिवार्य है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अव्वल सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड सुरक्षा से संबंधित, उसका सख्ती से, कठोरता से पालन कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए और को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।